स्टूडेंट्स, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में वापस स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने दैनिक जीवन में रसायन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अम्लीय क्षार पढ़े, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड एसिड बेस की कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, आर्रेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी और लुईस थ्योरी। ये तीनों उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। जिनको अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लास्ट वीडियो देखिए हमारा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। शुरू से एंड लेकर एंड तक देखा करो। उसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, उसमें कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा लगे। हालांकि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अपन मुद्दे पे आते हैं। अपना मुद्दा ये है कि हम लोग क्षार के गुणधर्म हमने स्टार्ट किए थे, और कल हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था अम्ल की किससे अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। हमने ये कल पढ़ा था। अम्ल होता है एसिड और धातु होता है मेटल। ठीक है, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब अम्ल और धातु आपस में जुड़े तो क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, जब भी ये किसी धातु से रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके लिए मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी बताए थे, जिसमें जिंक के दाने सल्फ्यूरिक एसिड में डाले जाते हैं तो क्या होता है, कौन सी गैस बाहर निकलती है। उसके लिए आप और भी आप सारे कई एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। आपने एसिड लिया H2SO4 प्लस Al। एल्यूमिनियम धातु है, ये एसिड रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर। ये सीधी सी बात है, आपको इसमें विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट में ये एल्यूमिनियम इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ये कैसे बना, संरचना सूत्र से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मीन्स आपको दोनों तत्वों की क्या निकालनी है, वैलेंसी निकाल के नीचे लिखनी है और क्रॉस गुणा करना है, तो वहाँ पर आपका जो उत्पाद आप बनाने जा रहे हो वो बन जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक। फिर मैंने आपको क्षार से भी अभिक्रिया बताई थी। क्षार में आपको मैंने सोडियम जिंकेट बनाना सिखाया था, जिसमें आपकी कई बुकों में एग्जाम्पल एक ही है, कईयों में 3-3 एग्जाम्पल है, जिंक, स्टैनिक और एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो सेकंड क्या है, हम किससे हो गए, मेटल से हो गया। तो इस धातु का हमने सबसे पहले क्या बनाया था, याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले बनाया था धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाया था, धात्विक ऑक्साइड मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड बनाया था। इस मेटेलिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है किससे करवानी है, अम्ल से। किससे, अम्ल से करवानी है। अब अम्ल तो हमें समझ में आ रहा है कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, 3 एसिड हमने लिख दिए। इसमें आपको मेटेलिक ऑक्साइड देखना है। अब मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको धातु लेनी है, मेटल लेनी है, मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिया था या नहीं लिया था। फिर यहाँ पे आप सोडियम ऑक्साइड ले लो और यहाँ पर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ले सकते, तीर का निशान लग जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल लग जाएगा। अब क्या हो, अब दिमाग यहाँ पे कहता है कि MgO एक यौगिक हो गया, HCl भी यौगिक है।
ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। तो बताओ जब यौगिक यौगिक अभिक्रिया करे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब धातुएं अपना स्थान परिवर्तित करेंगी, एक की जगह दूसरी, दूसरी जगह। क्लियर? यहाँ पे आप देखते हैं, देखो Mg अलग है, O अलग है, H अलग है, C अलग। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन माइनस, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस। करना क्या, समझ गए होंगे आप। देखो Mg को Cl के पास लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अब देखो Cl2 कैसे बना, रटना नहीं है, संरचना सूत्र का इस्तेमाल करना है, बन जाएगा। अब क्या है H और O, आपको ये पता है कि OH कभी भी अकेला लिखा नहीं जाता, लेकिन कब लिखा जाता है? जब आयनिक वियोजन कर रहे हो, जब उसे हम आयन के रूप में लिख रहे हो तो उसमें अकेला लिख सकते हैं, लेकिन तब भी नेगेटिव आयन लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको जब अकेले नहीं लिख सकते तो OH जब भी आपको अकेले कहीं दिखेगा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? H2। क्या बन जाएगा? H2O। ये एग्जाम्पल देखिए, Na है और SO4 है। जब भी संरचना सूत्र बनाया मैंने आपको तरीका बताया था कि तत्व के नीचे कुछ भी लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा यहाँ? Na2SO4 प्लस, देखो H और O। अब यहाँ 2 मत देखो, मैं समझा रहा हूँ, दिमाग लगा के मेरे फॉर्मूलेज को एक बार ट्रिक के तौर पे यूज करो। यूज करने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आपको किस तरह इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप मेरे तरीके को बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में फीड करो और आप उस तरीके से चलोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे 11th-12th क्लास तक में, बशर्ते वहाँ पे आपको बड़े लेवल की संयोजकता सीखनी पड़ती है स्कैंडियम से आगे तक। ठीक है भाई। तो यहाँ पे Na2SO4 निकला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 पे फोकस नहीं करना, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन फोकस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपको साथ में दिखेगी क्या बनेगा? H2। ये Ca है, ये O है, ये H है और NO3। NO3 किसके साथ? Ca के साथ। कैल्शियम की वैलेंसी 2, NO3 की 1, तो क्या बनेगा? CaNO3 का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे H और O क्या बना? हाँ या ना? बना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको गौर देखें तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड है, तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस जल या वाटर बन रहा है, नहीं बन रहा? लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बन रहा था? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है? नहीं निकल रही। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन अम्ल से करवाई जाती है। अब इसके पीछे भी कारण है। देखिए जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति, जो नेचर होता है उसका, मेटेलिक ऑक्साइड का, उसका नेचर एल्कलाइन होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। अब क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बनाता है। ये एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। अब अगर मैं आपको छोटी ट्रिक से बताऊं तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं क्वेश्चन ही डाल देता हूँ, फिर मैं आपको उसको ट्रिक से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्यों? समझने वाली बात। जो बुक्स आंसर देती हैं वो बुक्स ये बोलती हैं कि धात्विक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वह सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट। और सॉल्ट बनाने की जो प्रक्रिया है एसिड से रिएक्ट होने के बाद वो धात्विक ऑक्साइड की होती है, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड की नहीं होती। किसकी नहीं होती? अधात्विक ऑक्साइड की। अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2, NO2 वगैरह वगैरह, इनकी रिएक्शन जब इनसे करवाते हैं तो रिएक्शन होती ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि एसिड से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद में सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं। लेकिन एक तरीका बताता हूँ छोटा सा। देखिए आप कोई सा भी धात्विक ऑक्साइड ले लो, इसको आप किस में डाल दो? जल में। किस में डाल दो? जल में। चलिए एक और इससे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। ये आपने कभी देखा हो या पढ़ा हो,
नहीं पढ़ा होगा क्योंकि नए सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में था। ये जो CaO है ये है बिना बुझा चूना। चूना जानते हो, चूना पत्थर जो जो डिस्टेम्पर होते हैं उनकी जगह पुताई में काम आता है, पुताई के लिए कली आती, उस कली को बोलते हैं CaO, बिना बुझा चूना। हीट होता है इसमें, क्या होता है कि जब इसमें जल डालते हैं तो एनर्जी निकलती है, तो ये क्या हो जाता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो आपको लग रहा होगा कि सर ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा समझो, देखो मैं अगर द्वितीय विस्थापन लूँ तो देखो प्लस माइनस OH चला जाए। अब मैं अगर Ca और ये H2O का जब विखंडन कर लूँ, ये कर दूँ सब सपोज, तो देखो Ca जब OH के साथ जाएगा, है ना, Ca जब OH के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। और आप ये चाहते हैं कि इस H को और O को मैं अलग कर दूं, तो क्या बनेगा बताओ, H2। अब आप खुद सोचो, पहले मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ अभिकारक में है उत्पाद में होना तो चाहिए, लेकिन सूत्र एक नहीं हो सकता। दिख रहा है, इसका सूत्र अलग और इसका एक जैसे ही तो है। इसका मतलब जब ये अभिकारक में बन गया तो उत्पाद में बनेगा नहीं बनेगा तो तरीका गलत। और बताओ क्या बचेगा, सिर्फ CaOH का होल ट्वाइस। और ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है पता है, बुझा चूना। जो जानते हो क्या होता है बुझा चूना, वो होता है जो कि पुताई करने में काम आता है, कड़ी करने में काम आता है, जो ऊष्मा देने के बाद में जब वो बर्तन में किसी में भरते हैं तो वहाँ पर वो बुझा हुआ चूना काम आता है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, बुझा हुआ चूना। अब आप इसमें देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला तो बताओ इसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताइए खुद क्या है, ऑटोमेटिक ही क्षार है या नहीं है। वैसी प्रक्रिया ऊपर हो तो देखो MgOH का होल ट्वाइस बनेगा ही नहीं बनेगा। तो आप किसी भी धातु ऑक्साइड को ले लो और जल में जलीय विलयन में डालो तो वहाँ पर आपका क्षार बनेगा। इसलिए एक तरीका ये भी है कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जल पे डालने के बाद तुरंत बाद क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। एक छोटा सा तरीका है जो मैंने बनाया है, हालांकि इसको आप लिखें ना, जो आपका जो आंसर है मेन वो यही है कि धातु ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं, करने के बाद में सॉल्ट और जल बनाते हैं। इस वजह से इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। गॉट इट, समझ में आया होगा आपको। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अधात्विक ऑक्साइड। क्या करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे, क्षार से। अब अधात्विक ऑक्साइड आपको लेना है तो देखो CO2 प्लस, किससे, क्षार से। क्षार से करवानी है तो क्षार में आप क्या लोगे, सपोज आपने लिया NaOH लिया, हाँ या ना। देखो CO2 और NaOH, आपको CO2 देख के कुछ याद आ रहा है, सोचने वाली बात कि जब आपको CO2 दिखाई दे तो उसका बड़ा रूप बनाओ। देखो CO2 का बड़ा रूप क्या बनेगा, CO3। CO3 अकेला आएगा नहीं तो धातु के साथ आएगा, धातु क्या है, सोडियम, तो सूत्र क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस, हाँ या ना। अब देखो CO3 तो ये हो गया, CO3 क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो लेकिन सीधी सी बात, इसका CO3 हो गया, बचा क्या, OH बचा तो क्या बनेगा बताओ, H2। संतुलित करके देखो, सोडियम कितना है, दो, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, कार्बन कितना, 1, कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन कितनी, 2, संतुलित।
तो देखो अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे हुई? क्षार से। तो ये अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक अम्लीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी गाइस? अम्लीय हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय क्यों हुई? इसका लॉजिक भी देखो। अम्लीय होने का मतलब हाइड्रोजन आयन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? हाइड्रोजन आयन। तो देखो इस CO2 को जल में डालो, डाला है या नहीं? डाला। आप ये बताओ CO2 प्लस H2O कब बना होगा? देखो CO2 किस में से निकला होगा? CO2 का क्या बनाएंगे? CO3 बनाए। धातु क्या है इसमें? हाइड्रोजन। तो बताओ क्या बनेगा? H2CO3। और बताओ H2CO3 क्या है भाइयों? अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। समझ में आ रहा है? इसलिए अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। करके देख लेना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक बताया था शायद, CaCO3 CaO प्लस CO2 बताया। CO3 को तोड़ दो छोटे रूप में CO2, पहले तत्व का ऑक्साइड बना दो CO प्लस CO2। आप इस रिएक्शन को एक बार मैच करके देख लो। समझ में आ रहा हो? समझ में आया गाइस? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने देखो क्वेश्चन डाला करो, जिससे कि हमें पता रहेगा आप क्या पूछ रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है? तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय है, लेकिन परिभाषा समझने के लिए है ये। लेकिन आप इसको लिख भी सकते हैं कि जब भी अधात्विक ऑक्साइड जल में डाला जाता है तो वहाँ अम्ल का निर्माण होता है, इस वजह से उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और इनकी प्रक्रिया अम्लीय इसलिए भी होती है क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड क्षार से ही अभिक्रिया करता है। क्षार से अभिक्रिया करने के बाद सॉल्ट और जल बनाता है, इस वजह से इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ओके। और आपके बुक के एक टॉपिक और है जो आपका एक गुणधर्म और है, उसे मैं और बता देता हूँ। ठीक है? आज के लिए इतना ही, क्योंकि 17-18 मिनट की वीडियो हो गई, फिर हम कल स्टार्ट करें। ओके ओके, थैंक यू।